Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 6th December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, मिचोंग मेक्स लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश रेक हैवॉक. अब आप सभी को यहाँ पर कल पता था, हमने कल ही डिस्कस किया था कि चेन्नई में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है और इसका मेन रीज़न क्या है, दिस साइक्लोन मिचोंग. अब देखिए इस साल कितने साइक्लोन आ चुके हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. अभी हम बात करते हैं दिसंबर में मिचोंग. इससे पहले हमने बिपरजॉय के बारे में बात की थी, है ना. इफ़ यू रिमेंबर कि बिपरजॉय एक आपका साइक्लोन आता है, लेकिन इसके कारण यहाँ पर कोई भी जान मान की हानि इतनी ज़्यादा नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, इसका मेन रीज़न ये जा रहा है, जो हमारा IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर आए हैं. क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसके तहत हमें ये पता चल गया है कि इस टाइम पर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है वो लैंडफॉल करेगा. इसके लिए क्या होता है, लोगों को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस करते हैं, और जितने भी यहाँ पर एक्शंस है वो लेने चाहिए, जिससे क्या हुआ है, हमारा जो डेथ टोल है वो कम हुआ है. इससे पहले हम बात करते हैं 2015 में चेन्नई में इतना डेंजर आपका साइक्लोन आया था जहां पर बहुत सारे लोगों की जान गई थी. तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम. अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर जो साइक्लोन है या कोई भी क्लैमिटी है यहाँ पर होने वाली है. अब इसकी हम बात करते हैं, मिचोंग मेक्स लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मिचोंग ने क्या किया, लैंडफॉल किया है. अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अब तक इस साइक्लोन के कारण यहाँ पर 7 लोगों की क्या हो चुकी है, जान जा चुकी है. सो डेथ टोल राइजेस टू 7, मोर मूव टू कैंप्स. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कैंप्स में, जितने भी यहाँ पर रिलीफ कैंप है वहाँ पर मूव किया गया है. 61,600 पीपल को यहाँ पे मूव किया गया है और 7 लोगों की अब तक यहाँ पे जान जा चुकी है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि मेनली यहाँ पर क्या हो कि लाइफ वॉज थ्रोन आउट ऑफ गियर ऑन द सदर्न आंध्र प्रदेश कोस्ट ऑन ट्यूसडे एज हैवी रेन एंड हाई वेलोसिटी विंड ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन मिचोंग लेस्ड बपाल्टा टाउन नियर द विलेज अपरूटिंग ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स. तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके कारण जो ट्रीज थे और जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स थे वो क्या हो गए थे, अपरूट, मतलब कि पूरे उखड़ कर यहाँ पर बाहर आ रहे थे. तो ये बहुत ही, मतलब इसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 90 to 100 किलोमीटर पर आवर. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 to 100 किलोमीटर पर आवर इस साइक्लोन की यहाँ पर स्पीड थी. ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन आपका फॉर्म कैसे होता है. तो हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर साइक्लोन को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला क्या होता है, साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए आपको एक बड़ी सी वाटर बॉडी की ज़रूरत होती है, लार्ज वाटर बॉडी. तो साइक्लोन्स कहाँ फॉर्म होते हैं, आप सभी को पता है, ओशंस में. ओशन में यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई होना चाहिए. इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई हुआ, आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये वाटर बॉडी है. ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ. टेम्परेचर हाई हुआ तो ये यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एरिया है, अब ये वाटर ऊपर वेपर बन के ऊपर की तरफ जाएगा. अब ये वाटर ऊपर की तरफ जाएगा. अब दूसरी तरफ से ये जो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, है ना. यहाँ पर क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा. तो आसपास की यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो ये जो वार्म राइजिंग एयर है ये तो ऊपर चले गई. अब यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ये वाटर हुआ आपका, यहाँ से ये सारा जो वाटर है वेपर बन के ये जो आपकी वार्म एयर राइज है वो राइज होकर ऊपर चली गई. ऊपर चल गई तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया. अब यहाँ पर की जो कोल्ड, आसपास की जितनी भी कोल्ड एयर है वो इस लो प्रेशर एरिया को फुलफिल करने की कोशिश करेंगी. तो ये यहाँ पर आएंगी, ये मतलब कोल्ड एयर जितनी भी है आपकी वो यहाँ पर आएंगी. अब इससे क्या होगा, ये पूरा एक साइकिल बनता जाएगा और ये पूरा क्या होने लगता है, आउटफ्लो होने लगता है, और एक तरीके से ये पूरा साइक्लोनिक स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाता है. तो इस तरीके से साइक्लोन यहाँ पर फॉर्म होता है. सो आप यहाँ पर देखेंगे
क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे जो साइक्लोन्स होते हैं दे आर टू टाइप्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन और मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन और फ्रंटल साइक्लोन और वेव साइक्लोन्स. तो यहाँ पर जो हमारा एक ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं और दूसरा है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन. साइक्लोन्स को हम एड्रेस करने की बात करते हैं जैसे कि हर प्लेस में इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन में अगर साइक्लोन आता है या फिर वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, तो ये हमारा इंडियन ओशन है. तो इंडियन ओशन में और ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है, तो अगर यहाँ पर साइक्लोन आता है तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोन, मतलब ये कंडीशन क्रिएट होती है. साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं वहां पर टाइफून्स कहते हैं और अटलांटिक में एंड ईस्टर्न पैसिफिक में दैट इज कॉल्ड हरिकेन्स. साइक्लोन्स की यहाँ पे नेमिंग कैसे की जाती है, जैसे कि हमने अभी इस साइक्लोन का नाम क्या रखा, मिचोंग रखा. इससे पहले क्या था, बिपरजॉय था. तो यहाँ पे साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है, सो हियर वी सी List and names of cyclone are maintained and updated by International Committee of World Meteorological Organization. यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, साइक्लोन्स की जो लिस्ट होती है, नेम होता है, उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखता है. मेनली हम बात करते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट में पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो विमेन है उनके नाम रखे गए थे. फिर 1979 में यहाँ पर मेंस के भी नाम को इंक्लूड किया गया. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर रोटेशन होता है, मतलब रोटेशन के बेसिस पर यहाँ पे नाम रखा जाता है कि जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज हैं वो एक एक नाम यहाँ पर सजेस्ट करती हैं, देती हैं और रोटेशन के बेसिस पर ये नाम यहाँ पर रखा जाता है. सो इफ द स्टॉर्म्स हैव wreaked havoc on country then the name will not be repeated due to reason of sensitivity. तो अगर यहाँ पर किसी कंट्री में क्या होता है कि सेम साइक्लोन आया और अगर यहाँ पर जो नेम्स है वो रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर नेम्स को रिपीट नहीं किया जाता. अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, 2005 में यहाँ पे कैटरीना रखा गया था नाम, 2012 में यहाँ पे सैंडी, फिलीपींस में यहाँ पे साइक्लोन था हैरियन, इरमा एंड मारिया इन द कैरिबियन 2017. तो इस तरीके से यहाँ पर साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. अभी हमारे पास इस पेज में 2 और आर्टिकल हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें. फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्लोब है, पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज दिस ट्रॉपिकल जोन. ये आपके यहाँ पे जोन्स क्रिएट है, ये हमने बात कर ली, ये हमारे जोन है, ये है हमारा ट्रॉपिकल जोन, जो मिडिल वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन. तो इस ट्रॉपिकल जोन में ये कह रहे हैं कि ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस होता है. सो ड्यू टू दैट रीजन वार्मर वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन. अब यहाँ पर ओशन है तो ये हो गया ओशन का वेस्टर्न सेक्शन और ये वाला हो गया हमारा ईस्टर्न सेक्शन. तो ये कह रहे हैं कि ट्रेड विंड का यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए जो वेस्टर्न सेक्शन होता है वो गर्म होता है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न सेक्शन. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन टेम्परेट जोन. अब हम ऊपर आते हैं, ये है आपका क्या, टेम्परेट जोन. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेस्टर्लीज का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है. क्या होता है, वेस्टर्लीज का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है. ड्यू टू दैट जो ईस्टर्न सेक्शन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वार्म होता है, मतलब कि गर्म होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न सेक्शन. तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो रहा. एक है आपका ट्रेड विंड और दूसरा है आपका वेस्टर्लीज. तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस से आपका जो ईस्टर्न सेक्शन है वो वार्मर होता है और वेस्टर्न सेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड होता है. और अगर हम ट्रेड विंड ट्रॉपिकल जोन में बात करते हैं तो वेस्टर्न सेक्शन हमारा क्या होता है, वार्मर होता है और ईस्टर्न सेक्शन यहाँ पर कोल्ड होता है. तो क्या इसमें से दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, क्या फिर एक करेक्ट है या फिर दूसरी आपकी करेक्ट है. तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज द एल्बर्ट बिल्ट कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू. यहाँ पर हमें एल्बर्ट बिल्ट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग imposition restrictions the Indians of certain to carry arms by Indians. तो इन्होंने ये कहा था कि जो आपकी एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है ये इसलिए होती है बिकॉज
यहाँ पर कुछ जो आर्म्स को कैरी करते हैं, इंडियंस जो आर्म्स को कैरी करते हैं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो क्या स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? नाउ सेकंड वन इज इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज। क्या यहाँ पर एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि जो आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थे इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पे पब्लिश हुए थे, तो इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था एंड ड्यू टू दैट रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर एल्बर्टविल आपकी कंट्रोवर्सी होती है। थर्ड इज रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on Indian magistrates with regard to the trial of Europeans। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडियन मजिस्ट्रेट ने क्या किया, जितने भी यूरोपियंस था उनका यहाँ पर ट्रायल किया, इसके कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इसी कंट्रोवर्ट मतलब कि इसी पूरी सिचुएशन के तहत आपका एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी यहाँ पर होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? एंड फोर्थ वन इज द रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लोथ। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट article is glaciers shrank 1 meter a year in a decade WMO। So World Meteorological Organization के द्वारा ये कहा गया है कि 2011 से लेकर हम देखते हैं 2020 तक अगर हम देखें तो पूरे इस डिकेड में इस पूरे डिकेड में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 1 मीटर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो श्रैंक हुए हैं। ग्लेशियर्स मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो श्रैंक हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो हमारी एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ड्यू टू दैट एक्सट्रीम वेदर्स। हमने यहाँ पर क्या किया है, बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस को विटनेस किया है इन बिटवीन 2011 टू 2020, बट ऑल्सो सो अ ड्रॉप इन डेथ। बट यहाँ पर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है इनके कारण जो डेथ है उसमें भी कमी आई है। ये थोड़ा सा हमारे लिए कह सकते हैं एक गुड पॉइंट सामने निकलकर, पॉजिटिव एस्पेक्ट निकलकर सामने आता है। जैसे कि हमने बात की अभी साइक्लोन की, तो इस साइक्लोन के कारण 2015 में यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर डेथ हुई थी चेन्नई में। लेकिन इस साल अगर हम देखते हैं साइक्लोन बिपरजॉय की बात कर ले, उसके कारण भी यहाँ पर किसी एक भी पर्सन की जान नहीं गई है। इसमें भी यहाँ पर बहुत ही कम लोगों की जान गई है। तो इसमें हमने क्या विटनेस किया कि आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो हो रहे हैं, बट हमने यहाँ पर साथ में ये देखा कि जो डेथ टोल है वो भी क्या हो, उसमें भी कमी आई है। सो ड्रॉप इन डेथ वाज ड्यू टू एडवांसमेंट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डेथ में यहाँ पर कमी इसलिए आई है क्योंकि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को क्या किया है, इसको और ज़्यादा एडवांस किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हम आगे बढ़े हैं। सो दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डिकेड दैट डिप्लीटेड ओजोन होल विजिबिलिटी शोज रिकवरी। ये हमारा पहला आप कह सकते हैं डिकेड था जहां पर हमने जो ओजोन होल है आपकी, उसमें हमने क्या देखा, रिकवरी देखी है। हीट वेव कॉज द हाईएस्ट ह्यूमन कैजुअलिटी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन्फ्लिक्टेड द मोस्ट इकोनॉमिक डैमेज। यहाँ पर हमने ये देखा कि हीट वेव के कारण आपकी जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंट हो चुके हैं। बट और इसके कारण जो इकोनॉमिक डैमेज है वो तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, राइज हुआ है। बट इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हमने यहाँ पर क्या किया है, जो डेथ टोल है उसमें नंबर्स में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। ओके, सो ये हमारे लिए थोड़ा सा डेटा सामने निकल कर आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये सोर्स है जहां से ये पूरा डेटा निकल कर आता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेसिंग आउट फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर हम जीएसटी की बात करते हैं। व्हाट इज दिस जीएसटी? ग्लोबल स्टॉक टेक। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए, फेसिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स। इसमें फेसिंग आउट फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि हम पूरी तरीके से जो फॉसिल फ्यूल का हम यूज कर रहे हैं उसको क्या करें, यहाँ पर पूरी तरीके से फेस आउट कर दें, कम कर दें मतलब कि खत्म ही कर दें। बट ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा मे भी कर सकती हैं क्योंकि उनके पास उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास खूब सारा पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सो दे कैन डू। बट इट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के पास ना तो इतना फाइनेंस है और ना ही आप कह सकते हैं इतना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है सो दैट कि वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यहाँ पर क्या कर सके, जंप कर सके। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो आपका ये यूएन का एनुअल क्लाइमेट समिट COP 228 यूएई में यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट लैंग्वेज कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करें, यहाँ इसमें सिग्नेटरी बने, इसमें कमिटमेंट में ये जो हम कमिटिंग कर रहे हैं, तो ये एन ऑर्डरली
एंड जस्ट फेस आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसमें क्या करें, यहाँ पर साइन करें। अब फर्दर हम देखते हैं कि इसमें क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मेनली हम इस पर फोकस किया जा रहा है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज में, तो यहाँ पर 1.5 डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट कट था एमिशन का। लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल का कट नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है 80% यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर। जो ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर 1.5 डिग्री तक पहुँच रहा है, अब तक हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री यहाँ पर हो चुका है। 1.5 डिग्री पहुँचने पर हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इसमें से सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी आ जाती है, फॉसिल फ्यूल की आ जाती है। फॉसिल फ्यूल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन द टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें पूरी तरीके से क्या करना होगा, फॉसिल फ्यूल को फेस आउट करना होगा। बट हम ये एक दिन में नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि डेवलपिंग जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर ना तो हमारे पास इतना फाइनेंस है और ना ही टेक्नोलॉजी है कि हम एक दिन में ही पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल को फेस आउट कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, यहाँ पर यह आर्टिकल हमारे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो देखिए शेयर्ड ब्लेम, तो यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में फिर से वही डिस्कस किया गया साइक्लोन मिचोंग के बारे में कि साइक्लोन मिचोंग अलोंग वाज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन्नई ट्रबल। चेन्नई में यहाँ पे जो ट्रबल हो रहा है, क्लैमिटी हो रही है, उसमें सिर्फ ये साइक्लोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इस साइक्लोन को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक इंटेंसिफाइड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म हमें देखने को मिला, जिसका रफली अगर हम देखें 100 किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड है, इसके कारण हमें चेन्नई में अब तक बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। ओके, यहाँ पर हमने ये देखा था कल ही जो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर 10 लोगों की यहाँ 10 नहीं 10 से ज़्यादा ये नंबर है आपका, लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। अब ये भी कहा जा रहा है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेस भी किया गया है, उनकी प्लेस से हटाया गया है। हमने यहाँ पर 2015 का इवेंट अगर याद हो सभी को, तो जो साइक्लोन, जो क्लाइमिटी हमें चेन्नई में देखने को मिलती थी, तो लोग उससे थोड़ा सा क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी यहाँ पे केबल से, इलेक्ट्रॉनिक, पेडेस्ट्रियन से, डर्टी वाटर, क्या होता है कि जो डर्टी वाटर होता है आपका फ्लड के कारण, ये जो रेनफॉल होती है, डर्टी वाटर होता है, तो इसमें करंट का जो फ्लो होता है बहुत ही तेजी से होता है। तो इस बार क्या किया गया, जल्द से ही प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जनरेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने पावर को शट डाउन कर दिया था। और भी यहाँ पर जो ट्रेन्स थी और यहाँ पर जो एयरलाइंस थी, आपकी जो फ्लाइट्स थी, उनको कैंसिल कर दिया गया था, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो आपका डिजास्टर ये आने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग ना हो, बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक ना हो, डैमेज क्रिएट ना करें। इसके लिए हमने पहले से ही क्या करके रखा, प्रिपरेशन करके रखी। सो येट दैट 2023 वाज नॉट 2015 रिडक्स is to the cities as well as the storm created. The former because of bombing and pre-preparations more रेजिडेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल्स मेमोरीज ऑफ 2015। तो इस बार हमने क्या करके रखा, पहले से प्रिकॉशंस लेके रखे हैं, जिससे कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, तो इसमें देखिए ज्यादा भी इतना कुछ भी नहीं है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वॉट एवर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉज देयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा, आप इसको लिंक कर सकते हैं किससे, सोसाइटी से। सोसाइटी में यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनसे आप इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस, मतलब कि रिलेट कर सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे कोट करना है। आप इसको मेनली, इसमें कोई फैक्ट निकल कर नहीं आता, सिर्फ ये एक एनालिसिस है। सो द अंबेडकर टच इन रीथिंकिंग सोशल जस्टिस पॉलिसीज। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारी जो सोशल जस्टिस पॉलिसीज होती हैं, तो उसमें हमें जो हम पॉलिसीज लेकर आते हैं, तो उसमें हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, अंबेडकर टच होना चाहिए। अंबेडकर टच होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं मेनली जो यहाँ पे दलित होते हैं, दलित की बात करते हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं। ओके, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी पॉलिसी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम में ले लें या फिर हेल्थ सिस्टम है आपका, या फिर कोई भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, किसी भी सेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर हमें दलित और जितने भी यहाँ मार्जिनलाइज सेक्शन है उन पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और उनको अपनी पॉलिसी में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी इज सिनोनिम्स विथ बोथ वैल्यूज ऑफ सोशल हार्मनी एंड रिफॉर्म दैट इंश्योर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू इट्स पार्टिसिपेंट। हम एक मॉडर्न डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी है और आपकी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसका सिनोनिम क्या होता है आपका सोशल हार्मनी। मतलब किसी भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक सोशल हार्मनी होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए और हर एक पार्टिसिपेंट्स की, जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, तो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर हम बात करते हैं जितने आपके जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड और सोशली मार्जिनलाइज पीपल हैं उन पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सो वर्स्ट ऑफ सोशल ग्रुप एंड इंश्योर देयर सब्सटेंटिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पर जितने भी आपके सोशल ग्रुप्स हैं जो कि जिनका पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। तो जो यहाँ पर सोशली ऑप्रेस्ड क्लास है, स्पेशली दलित्स की बात करते हैं, सो एडोर एंड सेलिब्रेट सच मॉडर्न वर्च्यू बिकॉज ऑफ देयर लिबरेटिव पोटेंशियल एंड इगेलिटेरियन गोल्स। तो ये क्या होते हैं, कई बार ये पीछे छूट जाते हैं। क्यों पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इगेलिटेरियन एक ब्राह्मणिकल आपका जो अप्रोच चली आती है, आप सभी को पता है कास्ट सिस्टम के बारे में, यहाँ पे ब्राह्मणिकल जो अप्रोच चली आ रही है, इसके कारण ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, दलित्स हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं और पीछे छूट जाते हैं। तो अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, जितने भी आपकी जो नॉन लिबरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और दलित्स हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी हैव रिसीव फ्रॉम द स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड डिटेल्स, तो हमें इन्हें क्या करना चाहिए, हमारे सोशल जस्टिस जितने भी पॉलिसीज हैं उनमें सामने लेकर आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये कहा जा रहा कि अब देखिए यहाँ पर सारी बात की गई है कैसे की कि हम किस तरीके से जो एक पिटफॉल में ये कैसे उनके लिए जो पिटफॉल है उसको हम कम कर सकते हैं सोशल जस्टिस के थ्रू। हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सोशल जस्टिस इज नॉट रेडिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव अनलाइक द मार्क्सिस्ट model. It provide moral sensibility to institutions and make it responsible towards the diverse population. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सोशल जस्टिस मैकेनिज्म ला सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं होना है, हमें ट्रांसफॉर्मेटिव की तरफ मूव करना है, जिससे कि हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम जो भी एक सेंसिबिलिटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं और एक डाइवर्स पॉपुलेशन को, जो भी हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन है, सबको इंक्लूड किया जा सकता है। सो इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट द न्यू लिबरल्स मार्केट इज एलियन इन सच एथिकल वैल्यू एंड ओवरली सेलिब्रेटेड द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ फ्यू कॉर्पोरेट बॉडीज एंड बिजनेसमैन ओवर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो आपका न्यू लिबरल मार्केट है वहाँ पर सिर्फ क्या चलता है, एक एथिकल वैल्यू और आपकी जो ओवरली सेलिब्रेट एक्सक्लूसिव जो कंट्रोल होता है एक कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिजनेसमैन है तो इस पर 1% का कंट्रोल है, तो सिर्फ उसी की यहाँ पर चलती है। तो एक एथिकल वैल्यूज और ओवरली यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये पूरी तरीके से एक एलियन मार्केट है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो मार्केट है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर रहे हैं, आपका एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली इट नेग्लेक्ट्स टुवर्ड द एस्पिरेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ दलित। ये क्या करते हैं, जो मार्केट है, जो दलित्स की डिमांड है, आदिवासी की जो डिमांड है, और ये जितने भी आपके मार्केट प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। तो हमें एक ऐसा वर्जन बनाना होगा, हमें एक हमारा जो मार्केट इकॉनमी है यहाँ पर रिफॉर्म करने की क्या हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि री इमेजिन द न्यू ऑर्डर। अब हमें एक नया ऑर्डर क्या करना होगा, इमेजिन करना होगा, जिसमें कि हमें जो हमारे जितने भी हमारे पैसिव और एक्सप्लॉयटेटेड क्लास हैं उनको इस पार्ट का क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इन्हें बनाना होगा। ये जितने ज़्यादा यहाँ पर डिप्राइव थे, आपकी जो मार्केट इकॉनमी है जिसमें यहाँ पर हमने दलित को, आदिवासियों को, जितने भी वर्किंग क्लास हैं, इनको हमने क्या कर रखा था, पीछे रखा था। अब इन्हें हमें एक लाइन में लेकर आना होगा और साथ में हमारे साथ इनको अपने चलाना होगा। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट द करंट फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी शुड ऑल्सो बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेकिंग दलित एंड आदिवासी ग्रुप। तो हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यहाँ पर हो रहे हैं, हम जो मार्केट इकोनॉमी का यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना होगा, शुड ऑल्सो डायरेक्टेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दलित और आदिवासी ग्रुप्स के लिए भी क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, एक जो न्यू लिबरल डिस्कोर्स है और जितने भी हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो यहाँ पर स्टेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट कई बार क्या होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर हट जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये फोकस करना होगा, जब तक हमारा जो स्टेट है
मॉडर्न स्टेट है उसे ही मेन यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाना होगा। जितने भी यहाँ पे दलित और आदिवासी हैं उनका यहाँ पर इमेंसिपेशन कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे होगा, जब तक यहाँ पर हमारा स्टेट उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो स्टेट की यहाँ पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो आदिवासियों की तरफ और जितने भी हमारे दलित हैं इनकी तरफ क्या करें, फोकस करें। ओके, सो अ प्लूरिस्टिक एंड कोऑपरेटिव मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर दैट गारंटी द सब्सटैंटिव पार्टिसिपेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी इन द मार्केट इकोनॉमी इन द एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। तो यहां पर क्या होगा, दलित एंड आदिवासी का मार्केट इकोनॉमी में हमें एक सब्सटैंटिव और गारंटेड पार्टिसिपेशन की क्या है, जरूरत है, जिससे तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर होगा एक प्लेन लाइन पर वो चल पाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अनमैरिड women having children by surrogacy and acceptable norms ask सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक केस आता है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की जाती है। एक विमेन होती है 35 to 45 बिटवीन द एज, मतलब कि एक विमेन होती है, वो सरोगेसी के थ्रू, शी इज अनमैरिड, और वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा को क्या करना चाहती है, यहाँ पर कैरी करना चाहती हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा, एक जज थे उन्होंने कहा कि अ सिंगल वुमेन बेयरिंग अ चाइल्ड इज एन एक्सेप्शन एंड नॉट अ रूल इन इंडियन सोसाइटी बिकॉज आवर सोसाइटी सेज टू हैव चिल्ड्रन विद इन मैरिज। तो इसमें ये कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिंगल वुमेन अगर बच्चे को यहाँ पर बेयर करती है ना, उसका पालन पोषण करती है, बच्चे को रखती है, सिंगल वुमेन की बात की जा रही है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ऑल्दो हमारे इंडियन सोसाइटी में कोई भी ऐसा नॉर्म नहीं है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो ये कहाँ पॉसिबल है, आपकी विद इन मैरिज, मतलब जो भी यहाँ पे मैरिड कपल है और वहां पर सिर्फ बच्चा पॉसिबल है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी मेनली यहाँ पर क्या कि यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है कि अनमैरिड वुमेन हैविंग अ चाइल्ड थ्रू सरोगेसी इज एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर एक अनमैरिड वुमेन है, वो सरोगेसी के थ्रू क्या करना चाहती है, बच्चा रखना चाहती है। तो क्या ये नॉर्म एक्सेप्टेबल है इंडियन सोसाइटी में या नहीं? तो अगर हम बात करते हैं सरोगेसी, द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 अलाउ अ विडो एंड डाइवोर्स वुमेन बिटवीन द एज टू 35 and 40 और इनफर्टाइल कपल ऑफ गेट बेनिफिट ऑफ सरोगेसी। तो सरोगेसी का यहाँ पे बेनिफिट कौन ले सकता है, यहाँ पे 35 से 45 ईयर तक की जो विमेन है आपकी, अगर उन्हें क्या है, वो डाइवोर्स्ड है या विडो है, कोई डाइवर्स विमेन है या फिर विडो है, वो क्या कर सकती है, सरोगेसी के थ्रू बच्चा कैरी कर सकती हैं। या फिर जो कपल्स हैं, तो कपल में जो इनफर्टाइल कपल है, तो यहाँ पर वो सरोगेसी को क्या कर सकते हैं, मतलब सरोगेसी का बेनिफिट ले सकते हैं। बट यहाँ पर अनमैरिड विमेन का कोई भी ऐसा मतलब कि प्रोविजन नहीं है। तो अभी इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है, फर्दर हम देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीपीएस सिस्टम की, कि हाउ दिस जीपीएस सिस्टम वर्क। व्हाट इज जीपीएस सिस्टम? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये कहाँ का सिस्टम है आपका? ये यूएसए का आपका सिस्टम है। इसमें मेनली क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम है मेनली, ये वहाँ की जो मिलिट्री है उनके द्वारा इसको क्या किया गया है आपका, civilians to military. So everyday technology have had a kind of revolutionary impact that global positioning system has from civilians to the military, from precision scientific study to urban planning and disaster risk estimation. GPS has significantly changed our expectations of where we are एंड आवर सेंस ऑफ प्लेस। तो जीपीएस ने एक तरीके से क्या किया है, हमारी पूरी लाइफ को चेंज किया। अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो हम यहाँ पे मैप खोलते हैं, हमारा जीपीएस सिस्टम होता है। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। हमें यहाँ पे किसी चीज़ का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कोई सर्वे करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, इंक्लूड आपका जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पर भी आप सेस्मोलॉजी की बात कर लें, जितने भी यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, तो सब में जीपीएस ने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम जीपीएस की बात करते हैं तो जीपीएस में मेनली यहाँ पर कितने सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। पहला है एक स्पेस सेगमेंट है, ओके, कैसे वर्क करता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका कंट्रोल सेगमेंट, थर्ड वन इज यूजर सेगमेंट। तो स्पेस सेगमेंट यहाँ पर टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं, कंसिस्ट करती हैं। स्पेस सेगमेंट में टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं, और वो 4 सैटेलाइट्स यहाँ पर जो आपकी 6 ऑर्बिट्स हैं, अर्थ की 6 ऑर्बिट्स में यहाँ पर प्लेस की गई हैं। तो ये इस तरीके से क्या करती हैं, जो हमें यहाँ पे पूरा सिग्नल मिलता है तो उसके थ्रू मिलता है। सेकेंड आपका आता है कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट में मेनली क्या है कि जो आपका नेटवर्क है,
है ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड जो पोजिशनिंग सिस्टम है एसपीएस की हम बात करते हैं, तो कंट्रोल सेगमेंट है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रैकिंग की जानी सारी चीजें, एयरफोर्स बेस है, तो ये कंट्रोल सेगमेंट आपका यहाँ पर आ जाता है। थर्ड है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट में मेनली क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि द मेजर सेक्टर इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि मतलब यूजर्स कौन कौन इस सेगमेंट को यूज कर रहा है। एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, सर्वे में यूज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक, टेलीकम्युनिकेशन, पावर ट्रांसमिशन, सर्च रेस्क्यू, एयर ट्रेवल, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, मिलिट्री ऑपरेशन। तो इन सब में क्या होता है, टोटल हमारे पास अभी 2021 के अकॉर्डिंग 6.5 बिलियन हमारे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यहाँ पर डिवाइसेस हैं जो कि जीपीएस का यूज करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन 2031 तक ये 10 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो फिगर आपका राइज होगा। ये जीपीएस वर्क कैसे करता है, तो इसमें आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं, कंटेन करता है। इसमें टोटल आपकी आप कह सकते हैं माइक्रो सेकेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं रेडियो वेव से, इनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अगर यहाँ पर एक माइक्रो सेकेंड का भी इधर उधर होता है तो आपका जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर पूरा खराब हो सकता है। तो ये बहुत ही इसमें कैलकुलेशन की जाती है। अब इंडिया की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए जिस तरीके से ये जीपीएस सिस्टम यूएसए का है, इंडिया खुद का अपना एक जीपीएस मतलब इस तरीके का जो सिस्टम है नेविगेटिंग सिस्टम, उसको उन्होंने क्या किया है, हमने डिजाइन किया है। सो इंडिया मोटेड इट्स ओन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इन 2006, लेटर रीजेंटेड नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब हमारा क्या आ चुका है, नाविक आ चुका है। जितने भी आपके अब फोन्स में न्यू मॉडल्स आते हैं, अब उसमें नाविक को क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे हम ये हमारा इंडियन सैटेलाइट्स का है, ठीक है, मतलब इंडियन सिस्टम है, इंडिया में खुद हमने क्या किया है, इसे बनाया है। तो इंडिया का आपको याद रखना है नाविक, और ये यूएसए का क्या है आपका जीपीएस। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा कि कैसे सारी चीजें यहाँ पर काम करती हैं। सो अब देखिए यहाँ पर आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। आप इस पार्ट को देखेंगे, जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं तो वो किस तरफ ऐसे मूव करती हैं, यहाँ पर एक तरफ आपका एंटी ट्रेड विंड चलता है और यहाँ पर ये ऐसे चलता है। तो जो ईस्टर्न सेक्शन होता है वो कैसा होता है आपका, वार्मर होता है, सॉरी कोल्ड होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न सेक्शन। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट होता है ओशन का वो गर्म होता है और ईस्टर्न वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ठंडा होता है, क्योंकि ये हमारा आपका ट्रॉपिकल जोन में है। अब हम इस जोन में आते हैं, यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज होती हैं, तो ये कैसे मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो वेस्टर्न वाला पार्ट हमारा कोल्ड होता है और ईस्टर्न वाला पार्ट हमारा यहाँ पर वार्म होता है। सो आई होप इसमें हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, तो इसमें भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। यहाँ पर इंडियन मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, यूरोपियंस का ट्रायल कर रहा था, जिसके तहत उन्हें क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर आपकी एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है। सो ये यू विल सी कि एल्बर्ट बिल यहाँ पे ड्राफ्ट किया जाता है 9 फरवरी 1883 ड्यूरिंग द विक्ट्री शिप ऑफ लॉर्ड रिपन। यहाँ पे लॉर्ड रिपन की विक्ट्री शिप में इस बिल को लेकर आ जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडियन जजेस यहाँ पर जो जितने भी आपके सेशन कोर्ट्स हैं वो ब्रिटिशर्स का क्या कर सकते हैं, ट्रायल नहीं कर सकते। उनके जो ब्रिटिशर्स के केसेस हैं इंडियन जजेस उसमें अलाउ नहीं है। इसके तहत क्या होता है आपका, ये इस बिल में कॉन्ट्रोवर्सी होती है। ये बिल की आपकी कॉन्ट्रोवर्सी का मेन रीजन है। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।